टीपीसी में आपका लिखवाया जा रहा था और सेक्शन आपका लिखवाया जा रहा था 80। सूचना लिखवाई जा रही थी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब 80 के बाद आपका सेक्शन हेडिंग डालिए 81। 80 लिखवाया जा चुका था। 81 लिखिए भाई, हेडिंग डालिए सेक्शन 81, गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजात से छूट। हेडिंग डालिए गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजात से छूट, सेक्शन 81। यानी कि अरेस्ट और पर्सनल अपीयरेंस कहा जाता है, व्यक्तिगत हाजिरी। स्वयं उपसंजाति मतलब व्यक्तिगत हाजिरी कहा जाता है। फिर एक बार देखिए 81 में गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजाति, स्वयं उपसंजात ना आए तो लिखिएगा व्यक्तिगत हाजिरी से छूट। लिखिए आपका डिक्री के निष्पादन से अन्यथा, डिक्री के निष्पादन से अन्यथा माने अपवादी हो गया पहला। डिक्री के निष्पादन से अन्यथा किसी लोक अधिकारी को, किसी लोक अधिकारी को जो अपनी पदीय हैसियत में कार्य किया है, किसी लोक अधिकारी को जो अपनी पदीय हैसियत में यानी कि ऑन ड्यूटी अपनी पदीय हैसियत में कार्य किया है, न तो गिरफ्तार किया जाएगा, न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, और न ही उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अगला लिखिए सेक्शन 82, डिक्री का निष्पादन। डिक्री का निष्पादन, यहाँ आपका जो पूछा जाता है समय पूछा जाता है, 3 मास का समय लिखिए इसमें भाई। यदि डिक्री या आदेश या पंचाट, तीनों लिखिएगा। यदि डिक्री कामा दीजिए आदेश या पंचाट सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध देखिए आपका, यदि कोई डिक्री, मैंने फिर एक बार बोलिए तो बात। हाँ, सरकार के विरुद्ध या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, सरकार माने दोनों सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार, या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में किए गए कार्य के बारे में हो, उसकी पदीय हैसियत यानी कि ऑन ड्यूटी कार्य किया था, उसकी पदीय हैसियत में किए गए कार्य के बारे में हो, तब ऐसी डिक्री का निष्पादन
तब ऐसी डिक्री का निष्पादन डिक्री पारित किए जाने की तारीख से डिक्री पारित किए जाने की तारीख से 3 मास के बाद ही कराया जा सकेगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा 3 मास। यही समय पूछा जाता है प्री में। 3 मास के बाद ही कराया जा सकेगा। इसके बाद आ जाइए जो पूछा जाता है सेक्शन 88 लिखिए 88। सेक्शन 88 लिखिए भाई। अंतराभिवाची वाद इंटरप्लीडर सूट बताया गया था डिटेल में। लिखिए सेक्शन 88 आ जाएगा डायरेक्ट। अंतराभिवाची वाद या इंटरप्लीडर सूट। लिखिए अंतराभिवाची वाद के बारे में प्रक्रिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखे अंतराभिवाची वाद के बारे में प्रक्रिया सीपीसी के आदेश 35 में किया गया है। सीपीसी के आदेश 35 में किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए अंतराभिवाची वाद में प्रतिवादी एक दूसरे के विरुद्ध अभिवचन करते हैं। अंतराभिवाची वाद में प्रतिवादी एक दूसरे के विरुद्ध पृथक पृथक माने अलग अलग। अंतराभिवाची वाद में प्रतिवादी एक दूसरे के विरुद्ध पृथक पृथक प्लीडिंग यानी कि अभिवचन करते हैं। अभिवचन करते हैं। तो जो प्री में पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है कि इंटरप्लीडर सूट में कौन अभिवचन एक दूसरे के विरुद्ध करते हैं। तो वादी प्रतिवादी वादी वादी प्रतिवादी ही करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताया गया था आपस में कौन लड़ रहे हैं, प्रतिवादी। आपका ये भी क्वेश्चन बना है यानी कि प्रतिवादी ही आपस में लड़ते हैं अलग अलग, भाई बताया गया था। इसके बाद लिखिए आपका डिटेल में इसको नहीं लिखना है। अब लिखिए सीपीसी का भाग 5 विशेष कार्यवाहियां। सीपीसी का भाग 5 हेडिंग डालिए स्पेशल प्रोसीडिंग या विशेष कार्यवाहियां। धारा 89 से लेकर 93, धारा 89 से लेकर 93 तक। धारा 89 से लेकर 93 तक हेडिंग डालिए 89। 89 हेडिंग डालिए भाई। न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। न्यायालय के बाहर सेक्शन 89 में लिखिए न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। आप लिख करके लिख लीजिएगा। आप लिख करके दूसरी भाषा में विवादों के निपटारे हेतु वैकल्पिक व्यवस्था अल्टरनेटिव प्रोविजन। विवादों के निपटारे हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।
लिखिए पहले हाँ लिख लीजिए। इस धारा में न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे हेतु, इस धारा में न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे हेतु 4 वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। 4 वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी गई हैं जो निम्नलिखित है। चारों क्रम से याद रखिएगा, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABC करके लिख सकते हैं। ए लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, माध्यस्थम आर्बिट्रेशन कहा जाता है इंग्लिश में। माध्यस्थम इंग्लिश में आर्बिट्रेशन कहा जाता है। दूसरा लिखिए सुलह काउंसिलेशन, दूसरा लिखिए सुलह। तीसरा लिखिए लोक अदालत, इंग्लिश में लोक अदालत ही कहते हैं। तीसरा लोक अदालत। और चौथा मध्यस्थता मीडिएशन कहा जाता है। मीडिएशन, मध्यस्थता मीडिएशन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसके बारे में प्रक्रिया, पहले CPC तब कोरिलेट किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, इसके बारे में प्रक्रिया CPC के आदेश 10 में दिया गया है। 10 CPC के आदेश 10 में दिया गया है। जो पिछली बार आपका UPJ में क्वेश्चन बना था वह आर्डर 10 से जाकर बनाया था, यानी कि आदेश 10 से जाकर बनाया था प्री में क्वेश्चन। 3 आपका आदेश 10 का नियम लिखना है। लिखिए आदेश 10 का नियम 1 क या ए, आदेश 10 का नियम 1A कैपिटल ए लिखिएगा। हिंदी में लिखना है तो क लिखिएगा। ये पिछली बार आपका UPJ में क्वेश्चन बना था, हेडिंग ही बना था। लिखिए वैकल्पिक विवाद के समाधान के, यही हेडिंग बना था, वैकल्पिक विवाद के समाधान के वैकल्पिक विवाद के समाधान के किसी एक ढंग के लिए, किसी एक ढंग के लिए विकल्प देने का न्यायालय का निर्देश, विकल्प देने का न्यायालय का निर्देश। तो भाई आपका कितने वैकल्पिक तरीके अभी लिखवा गया, दिया गया 4। तो न्यायालय निर्देश दे सकता है पक्षकारों के कि इनमें से किसी एक को आप क्या करिए, चुन लीजिए। चाहते हैं कि कोर्ट से बाहर क्या हो जाए, विवाद का निपटारा। तो आपका किस आर्डर के किस रूल में है विकल्प देने का निर्देश, यही हेडिंग आया था पिछली बार आदेश 10 के नियम 1 के ए में। अगला लिखिए आदेश 10 का नियम 1B, आदेश 10 का नियम 1B लिखिए आपका सुलह फोरम या प्राधिकारी के समक्ष उपसंजाति, हेडिंग डालिए सुलह फोरम, सुलह फोरम या प्राधिकारी के समक्ष
उपसंजाति, सुलह फोरम या प्राधिकारी के समक्ष उपसंजाति माने उपस्थित होना, उपसंजात माने उपस्थित होना। अगला लिखिए आदेश, पैराग्राफ चेंज करिए। आदेश 10 नियम 1C, आदेश 10 नियम 1C, हेडिंग डालिए सुलह के प्रयास की असफलता, सुलह के प्रयास की असफलता के परिणाम स्वरूप न्यायालय के समक्ष उपसंजाति, सुलह के प्रयास की असफलता के परिणाम स्वरूप न्यायालय के समक्ष उपसंजाति माने सुलह विफल हो गया तो फिर कोर्ट में क्या चलेगा, मुकदमा शुरू हो जाएगा। अगला लिखिए सामान्य बातें ज़्यादा हैं इसमें, लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके एरो बना यह धारा माने 89, 4 क्वेश्चन 1-2 लाइन में समाहित किया जाए। यह धारा 1999 ईस्वी में, ये बिहार में पिछली बार आया था, 1999 ईस्वी में जस्टिस मलीमत समिति, ये भी पूछा जा चुका है, जस्टिस मलीमत समिति, मलीमत समिति की सिफारिश पर प्रतिस्थापित की गई। 3 क्वेश्चन बना, किस सन में प्रतिस्थापित की गई, 1900, किस समिति की सिफारिश पर, मलीमत, और प्रतिस्थापित हैं कि संशोधित हैं कि परिवर्तित हैं, प्रतिस्थापित। भाई एक 3 क्वेश्चन बना। तथा अब लागू कब हुई वो भी लिख लीजिए। तथा 1 जुलाई 2002 से लागू की गई, तथा 1 जुलाई 2002 से लागू की गई। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती, ये भी केस आपका पूछा गया है, झारखंड में भी पूछा गया, बिहार में भी, और एचजेएस में भी आया था। इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट के वाद में दी गई थी, के वाद में दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को संवैधानिक माना, उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को संवैधानिक माना। भाई किस 2-3 मॉडल बनते हैं, किस केस में चुनौती दी गई, तो सेलम एडवोकेट, वैध माना गया कि अवैध, वैध माना गया, और आपका वाक्य का कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमें देखना है। लिखिए उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि, इसी लाइन में लिखते रहिए,
यदि माध्यस्थम, अब उच्चतम न्यायालय का हो सकता है कोटेशन पूछ ले, यदि माध्यस्थम कामा दीजिए सुलह, कामा दीजिए लोक अदालत या मध्यस्थता माने मीडिएशन या मध्यस्थता के माध्यम से न्यायिक निपटारा द्वारा समस्त प्रयासों के बावजूद विवादों का हल नहीं होता, विवाद माने चारों तरीका अपनाने के बाद भी अगर विवाद क्या करता है, नहीं निपटता, तभी मामले में विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तभी मामले का विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि पहले आप क्या करिए, बाहर निपटा लीजिए, नहीं निपटता तो हम हैं ही। अब क्यों ऐसा कहा, उसका तर्क भी दिया। लिखिए जाएगा, लिखिए कानून, पैराग्राफ माने हेड खड़ी पैर देकर लिखिएगा, कानून, फिर कामा दीजिए विलंब, कानून कामा दीजिए विलंब तथा न्यायाधीशों की सीमित संख्या को, माने कम जजों के होने के कारण, तथा न्यायाधीशों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी को शीघ्र समाप्त करने के, पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी को शीघ्र समाप्त करने के वैकल्पिक विवाद समाधान का सहारा लिया जाए। भाई वैकल्पिक 4 बताया ही गया, चारों क्रम से याद रखिएगा, सहारा लिया जाए। अब आपका कोरिलेट करके कुछ लिखना है, और आपका हाँ पर एक लाइन और लिखिए, पहले एरो बनाकर भाई पैराग्राफ चेंज करके, यह धारा सुलह समझौते को प्रश्रय देती है, यह धारा सुलह समझौते को प्रश्रय देती है। अब कहाँ कहाँ सुलह समझौता है वह कोरिलेट करना है। लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23, कोरिलेट करके अब लिखना है कुछ सुलह समझौता के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23, सीआरपीसी की धारा 320, 320, कामा देकर ही लिखते रहेगा, सीआरपीसी की धारा 320
अगला लिखिए संविदा अधिनियम की धारा 28, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 28, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अध्याय 6, कामा देकर लिखते रहेगा, यूएनओ चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 6 तथा संविधान के अनुच्छेद 51 एवं 142, 51 यानी कि 51 कि राज्य प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का क्या हो जाए, शांतिपूर्ण सुलह समझौते से क्या हो जाए। तो यही बात तो आपका पीएम भी हमारे कह रहे हैं, भाई युद्ध आपका विवाद का हल नहीं है, युद्ध में दोनों पक्षकारों को नुकसान होगा और कोई जीतता दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी सही बात है। आज तक रूस ने एक भी शहर पर यूक्रेन के पूरी तरह कब्जा नहीं जमाया और 75 लगभग दिन हो गए युद्ध के। अब ऐसी दशा में तो अनंत काल तक युद्ध चलता रहेगा। बस एक ही यूक्रेन के पास कमी विमान की है, अगर विमान रहता तो रूस पर आपका हावी हो जाता। आज भी यूक्रेन और रूस के सैनिक भाग जा रहे हैं, यानी कि जैसे देख रहे हैं कि मौत आ गई तो छोड़ छाड़ कर टैंक क्या करो, कई वीडियो आए हैं मीडिया में भी भाग जा रहे हैं। और यूक्रेनी सैनिक अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, मर जाएंगे लेकिन पीछे तो जैसे ही बम फोड़कर रूस कब्जा कर ले रहा है तो रात में यूक्रेनी सैनिक आकर पुनः कब्जा गांव पर कर ले रहे हैं, यानी कि कभी वो कब्जा तो कभी वो कब्जा। और पूरा भाई ज़्यादातर विश्व के देश यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं और तमाम यानी कि यूक्रेन भी तबाही मचा रहा है, नुकसान रूस को ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए पुतिन का दिमाग खराब है, कहीं परमाणु बम न फोड़ दे, लगातार खतरा पैदा है। तो आपका 51 ये थी। 142 सुप्रीम कोर्ट भी समझौता करा सकता है, अयोध्या मामला हुआ, तमाम मामले हुए, भोपाल गैस कांड हुआ, तमाम मामले ऐसे आए। मैं एक लाइन लिख लीजिए इसमें, मैं हाँ 142 लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है केवल 142, 51 भी लिखना है और 142 भी। फिर एक बार देखिए भाई दोनों 51 में ये है कि भाई राज्य ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से क्या हो जाए निपटारा, सुलह द्वारा, मध्यस्थ द्वारा, ये इसलिए लिखवा गया। और अनुच्छेद 142 में है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले विवादों का निपटारा करा सकता है मध्यस्थम द्वारा और सुलह को मान्यता भी दे सकता है। अयोध्या मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 मध्यस्थ नियुक्त किए थे, भले इनके द्वारा विवाद का निपटारा क्योंकि कोई माना ही नहीं, क्योंकि राजनेता भारत के मानने ही नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तो वोट बैंक क्या हो जाएगा, कम। तो सब जितने हैं नेता परेता बस अपना वोट देखते हैं ज़्यादा कि हमारा वोट किस कारण से बढ़ेगा और वहीं काम ज़्यादा करते हैं। अगला लिखिए इस प्रकार आपका 89 में जो प्रावधान और कोर 142 भी लिख लिया ना, मैंने इनमें सुलह समझौते और माध्यस्थम का क्या है इन धाराओं में प्रावधान, किसी में सुलह का किसी में माध्यस्थम का। 89 के बाद आपका जो पढ़ा 89 समाप्त हो गई, अब आगे देखा जाए। 89 के बाद आपका 90 से पूछा नहीं जाता और 91 से फिर पूछा जाता है, तो आपका 91 लिखवा जाएगा अब अगले टर्न पर भाई। लिखवाना क्या, 94 ही तो चल रही हैं, अब कुछ लेक्चर 1-2 दिन दिया जाए फिर लिखवा जाएगा।
क्योंकि 94 चल रही है, 91 से लिखवाना ही है। 94 में आपका पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, चौथा हो गया था, यानी कि आपका तीसरा बताना है भाई, जो आपका इंट्रालोकोटरी आर्डर और इंजक्शन बताना है। और आपका प्रापक भी बता दिया गया, गिरफ्तारी के पहले कुर्की भी, और गिरफ्तारी के पहले नहीं, निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की। तो सोमवार को भाई आपका देखिए कांटेक्ट और सीपीसी चलेगा 10 बजे से, और आपका सुबह 7, जिनको पढ़ना हो एपीओ के लिए क्रैश कोर्स, तो सुबह 7 बजे से चलेगा 9 बजे तक। 7:15 तक क्लास शुरू हो जाएगा, 15 मिनट का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो जो लोग चाहते हैं क्रैश कोर्स पढ़ना, आपका 7:15 तक हर हाल में आ जाएं। जो लोग जे के लिए केवल आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो आपका वो आराम से आए 10 बजे। जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं 9 बजे आए। तो पहले पुलिस एक्ट लगाया जाएगा, ताकि जिनको